तो बच्चों आज हम देखने जा रहे हैं 11th क्लास के 9th चैप्टर का पार्ट 9, यानी कि 9th ही चैप्टर है और 9th ही पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। चूंकि अपन नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं, हाँ या ना, हम नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपन न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से, मतलब हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। अभी एक तरह का ये रिवीजन है इस पार्ट में। हमने अच्छे से डीएनए आरएनए देख लिया था, हाँ या ना। फॉस्फेट ग्रुप कैसे अटैच होता है मैंने आपको ये भी समझा दिया था। कैसे डीएनए की जो श्रृंखलाएं होती है एक दूसरे की एंटी पैरेलल कैसे होती है, यानी कि 5 to 3, 3 to 5 प्राइम पर कैसे होती है, ये भी हम बात कर चुके हैं। तो आज एक तरह का रिवीजन चल रहा है कि हमने लास्ट टू लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था। गेट इट? सो वी कैन स्टार्ट नाउ। न्यूक्लिक अम्ल है ना, क्या है? न्यूक्लिक अम्ल जीव ऊतक के अंग है ना, अविलेय अंश रूप में पाए जाते हैं। यानी कि जो जीव ऊतक के जो अंग होते हैं उसमें ये जो न्यूक्लिक अम्ल है अविलेय रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में मैंने आपको बताया था। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोसाइड की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा हमारा, देखो साइड है तो नाइट्रोजन क्षार होगा, है ना, नाइट्रोजन क्षार। फिर हमारे पास शर्करा होगी, पेंटोज। और यदि हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजनी क्षार भी होगा, पेंटोज होगा, और इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। गेट इट? सो ये क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यह पॉलीसैकेराइड व पॉलीपेप्टाइड के साथ समाविष्ट होकर के, हमने बात करी थी कि एक श्रृंखला बना लेते हैं ये, है ना, जुड़ करके किसी भी जीव ऊतक या कोशिका का वास्तविक वृहत अण, मतलब ये क्या हो गया, जो हमारा वृहत आणविक अंश जिसको हम कहते हैं, वृहत आणविक अंश जिसको हम कह रहे हैं। कैसे कहेंगे बच्चों? आपको पता है डीएनए हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। डीएनए ना हो तो क्या हम अपने जो पेरेंट्स हैं जिनसे हमें जेनेटिकली कुछ मिले हैं गुण, या हम कहें जो हमारी आने वाली जो जनरेशन होगी जिनको हम अपने कैरेक्टर्स देंगे, हमारे लक्षण देंगे, वो हमारे डीएनए के थ्रू ही जाते हैं, जीन्स के थ्रू ही जाते हैं। एम आई राइट और नॉट? तो हमारी बॉडी में ये एक तरह का क्या है, एक विशेष पार्ट है, जो एक विशेष अंश है जो हमारी बॉडी में अविलेय रहता है। गेट इट? न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल है वो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। वी ऑलरेडी नोज दैट थिंग्स। एक न्यूक्लियोटाइड 3 भिन्न रासायनिक घटकों से बना होता है। जो एक, हम किसी एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो वो क्या होगा बच्चों, यदि हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड की, है ना, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली जो है 3 घटक जो है मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से बच्चों? देखो पहले हम क्या बनाते हैं, जैसे हम बनाते हैं ठीक है, आप खुद भी अपनी कॉपी में बना रहे हो या नहीं बना रहे हो? आप अपनी कॉपी में बना रहे हो या नहीं बना रहे हो बच्चों? नहीं बना रहे हो तो प्लीज बनाओ, क्योंकि जब तक नहीं बनाओगे अपनी गलती नहीं पकड़ में आएगी। देखो यहाँ पर, जैसे मैं ये नहीं कह रही कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हम भी ऐसे ही करते थे, है ना, कि हाँ जब वो चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे होती थी या फिर वो वाइट बोर्ड पे होती थी, या फिर अभी जो हम डिजिटल बोर्ड पे हम पढ़ा रहे हैं, जब तक वो चीज़ बोर्ड पे होगी तब तक आपको क्या लगेगा, यस मुझे ये आ गया। सीरियसली ये सभी का है, ये ह्यूमन नेचर है कि हमें लगेगा यस हमें ये चीज़ आ गई। बट जब तुम अपनी आंखें बंद करके उसको ड्रॉ करने के लिए जब ट्राई करोगे तब तुम्हें लगेगा कि सारी चीज़ें साफ है। फिर आप इसको देखोगे, फिर आप उसको ड्रॉ करोगे, और जब आप उसको ड्रॉ कर लोगे ना एग्जैक्टली,
तब आपको पता लगेगा कि अरे हाँ मतलब असलियत में तो ये चीज़ मुझे अब आई है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? दैट मीन्स यदि आप कोई भी चीज़ हो, वॉट एवर, जो भी चीज़ आप लर्निंग कर रहे हो, है ना, जब तक आप खुद प्रयास नहीं करोगे ना चीज़ का बच्चों, अभ्यास नहीं करोगे, जब तक वो चीज़ आपको नहीं आएगी। उस समय हमें लग सकता है कि यस हमें आ रही है, बट आफ्टर सम टाइम हमारी यदि मेमोरी में रखनी है वो चीज़ तो हमें उसका अभ्यास करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो हमें क्या करना है, खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो हमने क्या बनाया अभी, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया, ये तो क्या हो गया हमारा नाइट्रोजनी क्षार हो गया, है ना। और ये जो हो गया वो हो गया हमारा मोनोसैकेराइड शर्करा, हाँ या ना। भाई तुम यदि राइबोज बना रहे हो, है ना, या फिर तुम डीऑक्सी राइबोज बना रहे हो, है ना। वैसे तो ये क्या है हमारा डीऑक्सी है, तो ये क्या हो गई हमारी मोनोसैकेराइड शर्करा हो गई। हम पढ़ चुके हैं 5 कार्बन रिंग, हाँ या ना, ठीक है। अब इसके साथ में एक और क्या होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है, हाँ या ना। इधर अपने पास क्या हो जाएगा ये, और यहाँ का जो ये H है, एक मिनट, है ना, इसको अपन कर ही लेते हैं सही। यहाँ पर हो जाएगा अपना CH2, है ना, P डबल बॉन्ड O, फिर अपना O और ये OH, ठीक है। ये ऐसे ही होता है, हाँ या ना। देख लो एक बार मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी है। PH3PO4 होता है अपना फॉस्फेट वाला फॉस्फोरिक अम्ल, H3, एक H अपना पास इधर चला गया, एक H ये रहा, एक H ये रहा, ठीक है। और O4 है, 1 2 3 4। क्लियर हो गई कहानी? कोई डाउट है? तो अपने पास क्या आ गया, ये जो अपने पास है ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फॉस्फेट समूह, है ना, फॉस्फेट समूह हो गया। तो आप देखेंगे कि कोई भी जो न्यूक्लियोटाइड है, कोई भी यदि न्यूक्लियोटाइड हम बना रहे हैं तो बेसिकली उसमें 3 चीजों का समावेश है। कौन कौन सी है वो 3 चीजें? एक हमारे पास होगी मोनोसैकेराइड शर्करा, हाँ या ना, जैसा कि राइबोज भी हो सकती है, और डीऑक्सीराइबोज, यानी कि ये होगी हमारी डीएनए के केस में और ये होगी हमारी आरएनए के केस में। ये बात क्लियर हो गई। हमने कहा इसी के साथ हमारे पास एक नाइट्रोजनी क्षार होगा, या तो एडेनिन हो गया, है ना, या फिर ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया। लेकिन अब आपको ये पता लगाना होगा कि जब ये न्यूक्लियोटाइड है और यदि अपन इस नाइट्रोजनी क्षार के बारे में बात करें तो उसको हम क्या कहेंगे, जो कि हम पढ़ चुके हैं, है ना, साइटिडिलिक अम्ल, यूरिडिलिक अम्ल। याद आ रही है वो चीज, हाँ या ना। तो वो चीज हमें जरूर याद रखनी है बच्चों, मैं बार बार इसीलिए आपको फोर्स कर रही हूँ। और एक हमारा होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो अब किसी को डाउट है उस लाइन में कि जो 3 चीजें हमने पढ़ी हैं वो एक्चुअल में क्या पढ़ी है? गेट इट? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। हम आगे बढ़े तो हमने बोला पहला विषम चक्रीय यौगिक, दूसरा मोनोसैकेराइड, है ना, तीसरा फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट होता है। क्लियर हो गई बात? फिर हम बोल रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल में विषम चक्रीय यौगिक नाइट्रोजन क्षार। जब अपन न्यूक्लिक अम्ल की बात कर रहे हैं तो वो एडिनिन से जुड़ा हो सकता है, ग्वानिन से जुड़ा हो सकता है, यूरेसिल से जुड़ा हो सकता है, या फिर वो साइटोसिन से या फिर वो थाइमिन से जुड़ा हुआ हो सकता है। एडिनिन एंड ग्वानिन, है ना, जो एडिनिन और ग्वानिन है वो क्या है, एजी, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्यूरिन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्यूरिन की बात कर रहे हैं। एम आई राइट और नॉट? तो एडिनिन एंड ग्वानिन प्रतिस्थापित प्यूरिन है, हाँ या ना। और यदि हम बात करें अन्य तीन बोले तो ये अन्य 3, है ना, ये अन्य 3 क्या है, ये हमारे पिरिमिडीन है। क्या है? हमारे पिरिमिडीन है। विषम चक्रीय वलय को क्रमशः प्यूरिन और पिरिमिडीन कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो विषम चक्रीय वलय है ना, वो क्या है? प्यूरिन हो सकते हैं या पायरिमिडीन। जो अपन नाइट्रोजनी क्षार जोड़ते हैं बच्चों, वो क्या है? या तो प्यूरिन हो सकते हैं या पायरिमिडीन हो सकते हैं, हाँ या ना। नेक्स्ट, ये हमने देख ही लिया अभी। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मिलने वाली शर्करा या तो राइबोज होगी,
जैसा कि हम देख चुके हैं, या फिर वो डीऑक्सीराइबोज होगी, दैट मीन्स डीएनए होगा, या फिर हमारा आरएनए होगा, है ना। जिस न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सीराइबोज मिलता है उसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए, ये याद रखने वाली बात है बच्चों। ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं वो ही हमें ट्रिकी कर देती है ना, वो ही हमें रोक देती है कि अरे इसका क्या आंसर आएगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इसका बेसिक्स जो है अपना, ये जो बेसिक्स है इसको स्ट्रॉन्ग करो। जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। फिर आपको रटने की जरूरत पड़ जाएगी, है ना। तो हमें रटना नहीं है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें समझना है। जिसमें राइबोज मिलता है उसको राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, यानी कि आरएनए, है ना। ये हमारा क्या है, ये डीएनए है, ये आरएनए है। समझ में आ रही है बातें। एक क्वेश्चन दूं क्या आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन है, लिखो अपनी कॉपी में कि यदि डीएनए, क्वेश्चन लिखो, प्रश्न, ये थोड़ा समझदारी वाला प्रश्न है, इसका उत्तर हम बात करेंगे। प्रश्न है डीएनए या फिर आरएनए को हम जल में डालें तो कौन जल में अधिक घुलनशील होगा और क्यों। ये प्रश्न का उत्तर जो बच्चा दे देगा ना, समझ लो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बट यदि जो बच्चा इसका आंसर नहीं कर पाएगा उसका मतलब ये नहीं है कि वो डफर है ना। बस आप कोशिश करने की कोशिश करो कि हाँ ये ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा है, जबकि डीएनए आरएनए हम पढ़ चुके हैं। इसका आंसर इसी में है, इसका आंसर इसी में, बस थोड़ा सा ट्रिक्स और तोड़म ताड़ करना है। जैसे हमारा डीएनए क्या है, थोड़ा ट्विस्टेड है ना, वैसे ही आपका ये क्वेश्चन भी ट्विस्टेड है, बस इसका आंसर आपको खोजना है बच्चों। हो गया। तो अपन ने न्यूक्लिक अम्ल पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कहाँ कौन सी चीज़ है, किस तरीके से किस चीज़ को हम बनाते हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, इस क्वेश्चन का आंसर भी करना है। ओके, जब ये अपना 9 चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी इसका आंसर, ठीक है। 9th के जब अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे ना उस समय मैं आपको ये जरूर बताऊंगी। ओके, जब तक मेरे को आपके आंसर मिल जाने चाहिए। फिर मिलेंगे अपन नए पार्ट के साथ, जब तक मैं चलती हूँ, धन्यवाद।